नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ौदा बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ छवि फागना। इस वक्त हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करवा रहे हैं जिसने कोरोना के समय में काफी लोगों की मदद करी है। जरूरतमंदों को से लेकर कोरोना वॉरियर्स तक इतने लोगों की मदद करने में वो शख्सियत साकार रहा है। सभी के इतनी जो कोरोना का ऐसा सक्रिय ऐसा जो काल चल रहा है, ऐसा जो भयानक रूप देखने को मिल रहा है कि लोग परेशान हो रहे हैं, सभी तरफ तबाही मची हुई है, कई लोग गरीब हो रहे हैं, जो गरीब तबका है वो भी काफी परेशान हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में देखें चाहे शहरी इलाकों में, ये शख्सियत हमेशा से उनकी मदद करता रहा है। कोरोना के समय ही नहीं, उससे पहले भी इस शख्स ने काफी लोगों की मदद करी है और वो है दूध से विधायक बाबूलाल नागर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपको। सर, पहला मेरा सवाल ये है कि कोरोना के काल में जब पहली लहर आई थी तब आपने लोगों की बढ़ चढ़ के आगे से मदद करी थी। कोरोना की दूसरी लहर देखी जाए तो उसमें आपने जरूरतमंदों से लेकर कोरोना वॉरियर्स तक क्या कुछ मदद करी है आगे बढ़ के? देखिए, कोरोना महामारी पिछले साल जब ये देश में इसने विकराल रूप लिया था जी। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने एक अपील करी थी राजस्थान की जनता से कि एक तो इस बीमारी को इलाज के द्वारा भगाएंगे, दूसरा इस बीमारी से को कैसे फैलने से रोके। तो उन्होंने देश में सबसे पहले राजस्थान में लॉकडाउन लागू किया। लॉकडाउन लगातार बढ़ता रहा, 3 महीने लॉकडाउन रहा। अब इस देश में प्रदेश में ऐसे गरीब लोग हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। तो अपील अशोक जी गहलोत जी की वो अपील कि हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, मैंने उसको संकल्प के रूप में लिया। मेरे जो स्थानीय भामाशाह हैं, प्रशासन से समन्वय बनाकर स्थानीय भामाशाहों की हमने बुलवाया उन सब लोगों को, और मुझे फक्र है, खुशी है मुझे उस बात के लिए कि 2 करोड़ रुपए की राशि मेरे स्थानीय भामाशाह ने सरकारी खाते में दूध और फागी में डाली। मेरे विधायक कोष से भी मुख्यमंत्री जी ने प्रोविजन कर दिया था, 2 करोड़ 5 लाख रुपए मैंने उसमें विधायक कोष से दिए। अकेले मेरे विधानसभा क्षेत्र में 4 करोड़ रुपए की खाद्य सामग्री के सूखे पैकेट हमने वितरण किए। जो खाद्य सामग्री के पैकेट हमने वितरण किए, जो प्रशासन द्वारा 460 रुपये में सेम सामग्री एक पैकेट दिया जा रहा था, हमने समन्वय बनाकर 288 रुपये और 289 रुपये में हमने वो पैकेट कोऑर्डिनेशन करके गरीब जनता को वितरण करवाया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सूची बनवाई हमने वो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से प्रशासन से बनवाई। पटवारी, सेक्रेटरी, आंगनबाड़ी की बहनें, इन लोगों ने सूची बनाई। डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम किया उसको भी केवल प्रतीक के रूप में हमने हरी झंडी दिखाई इसमें, और सब इन सरकारी कारिंदों ने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। मैंने करीब 1,30,000 के आसपास फूड पैकेट वितरण किए। इसके साथ ही कोरोना में जो एक सबका मेन इस समय इस बचाव इसके फैलने से रोकने के लिए है कि आप मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी रखो, साबुन से बार बार हाथ धो। 1,31,000 मास्क मैंने अपने स्तर पर मैनेज करके वितरण कराए। क्षेत्र के सारे भामाशाहों से, क्षेत्र के सारे जनप्रतिनिधियों से, उनसे अपने स्तर पर उनके खुद के क्षेत्रों में उनसे वितरण करवाए और हमने खूब मास्क वितरण किया। इसके अलावा जब 3 महीने का समय हो गया, बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी और वो लोग अस्थि कलश विसर्जन नहीं कर पाए थे, हरिद्वार वगैरह। मैंने प्रशासन से परमिशन लेकर अपने स्तर पर 2 बार में 10 बसों में हर मृतक परिवार के 2 व्यक्ति मैंने 2 बार उनको हरिद्वार भिजवाए, और पूरी तरह से मेरी जनता के किसी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया। ये तो दूसरी जो लहर आई है, इसको जो प्रयास हम कर सकते हैं हमने पूरा प्रयास करने की कोशिश करी है। प्रशासन को भी समन्वय बनाया है, जनता को जागरूक करने का काम किया है,
और कोरोना में अचानक जितना बड़ा फैलाव हो गया कि हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही थी, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था। मैंने प्रशासन से अपने स्तर पर प्रयास करके ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिलाए, प्राइवेट निजी हॉस्पिटल से हमारे दूध में उनको दिलवाए, और हर रोज 18-20 रेमडेसिविर प्रतिदिन इन हॉस्पिटल्स को उपलब्ध कराते थे। अब हमने एक जो काम वहाँ शुरू किया है, 3 कोविड केयर सेंटर शुरू किए, एक फागी, एक दूदू, एक बिचौन, और इन तीनों कोविड केयर सेंटरों को सरकार और बामासा दोनों के स्वयं प्रयास से हमने शुरू किया है। आज इन तीनों कोविड केयर सेंटरों पर सरकार ने हमें चिकित्सा उपलब्ध करा दी है, और भामाशाओं के सहयोग से हमने कहा अगर किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन सिलेंडर, किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन तो वो, किसी को मेडिसिन, इवन यहाँ तक जो वहाँ इलाज कराएगा उसका अटेंडेंट का भी खाना, नाश्ता, चाय पूरी तरह निःशुल्क। और भामाशाओं ने हमने 3 जगह कोविड केयर सेंटर चालू कर दिए। अब हमने एक संकल्प लिया है कि इस कोरोना को लोग महानरेगा योजना से इसको हराएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ गरीब लोग ज़्यादा हैं और गरीब लोगों के रोटी रोजी की बड़ी भारी समस्या है। अभी 3 बार पिछले 1 माह में मेरे यहाँ 3 तहसील हैं, तीनों तहसीलों की मैंने दूदू, मौजनाबाद और फागी 3-3 मैंने बैठ के करी है प्रशासन के साथ। हर पंचायत लेवल पर एक इस कमेटी का अध्यक्ष विद्यालय के प्रधानाध्यापक को बना रखा है, पीओ। मैंने उनके साथ भी मीटिंग ली है। हमने कहा कि स्थानीय भामाशाओं से प्रयास करो, हर जगह कोई भूखा नहीं सोए। पूरे प्रशासन ने अपने स्तर पर भामाशाओं का सहयोग लेकर फूड पैकेट वितरण करने का काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा प्रत्येक पंचायत में हमने 200 ऐसे लोग जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं उनको चिन्हित करवाया है, और हम कल से, मेरा ये मानना है, पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए, नरेगा के नियमों को फॉलो करते हुए हम रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। इन 20-25 दिन में आज हमारे पास मेरे विधानसभा में जो 3 जो तहसीलें हैं, करीब 2100 से ज़्यादा कार्य महानरेगा योजना में स्वीकृत करवा दिए हैं। और युद्ध स्तर पर, क्योंकि केवल अब कोरोना का दूसरा चरण एक तरह से खत्म से होने की पोजीशन में आ रहा है, लेकिन जो आम गरीब आदमी है, जब ये संपूर्ण लॉकडाउन लगा उसकी रोटी रोजी की समस्या उत्पन्न हो गई। एक तरफ भामाशाओं के सहयोग से उनको फूड पैकेट वितरण करा रहे हैं। जहाँ तक इलाज का मामला है, पूरी तरह से सारी सुविधाएं हमने तीनों कोविड केयर सेंटरों पर दे रखी है। अब महानरेगा योजना में सबको रोजगार देंगे, सब लोगों को इनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे गांव की गांव में। और जब हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे तो मैं समझता हूँ इस कोरोना के संबंध में जागरूकता पैदा करके और इससे जो परेशानी रोज की उससे दूर हो जाएंगे। इसके अलावा अभी भी मैंने एक भामाशा आपदा राहत समन्वय समिति है दोनों में 1,51,000 मास्क इस समिति के द्वारा वितरण करने का निर्णय लिया है। उसमें भामाशाओं का योगदान होता है। हमने इसकी शुरुआत कर दी है। हमने ये फैसला किया है कि बहुत बड़ी स्तर पर हम कोविड केयर, बहुत बड़े स्तर पर हम नरेगा चलाएंगे, लेकिन नरेगा पे हर श्रमिक को हम मास्क देंगे और पूरी गाइडलाइन की पालना करेंगे। एक बड़ी खासियत हमारे विधानसभा क्षेत्र की, जितने भी ये नरेगा में आप देखते हो, महानरेगा योजना में महिलाएं काम करती है, 90% महिलाएं काम करती हैं, लेकिन मेरी एक अकेली विधानसभा ऐसी है जिसमें अभी 2 पंचायत समिति कार्यरत है, दूदू और फागी। वहाँ जितने भी मेट होते हैं इन नरेगा कार्यों की, सब महिलाएं। पूरी विधानसभा में एक भी पुरुष मेट नहीं, सारे सबको महिलाओं को मेट बनाया गया है, क्योंकि जब वो काम करने महिलाएं आती हैं तो वो कोरोना की गाइडलाइन के बारे में भी जागृति पैदा करेंगी और महिलाओं को बहुत अच्छी तरह समझा सकती है। और जब महिला समझाएगी महिलाओं को तो उसका बहुत ज़बरदस्त इसका प्रभाव पड़ेगा।
इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, इस कोरोना को हम मनरेगा योजना से सावधानी बरतने के बाद इसको पूरी तरह से हमारे यहाँ से भगाएंगे। और मुझे खुशी है पूरे प्रशासन ने इसमें हमारा साथ दिया है, चाहे नरेगा कार्य चलाने में हो और चाहे कोविड केयर सेंटरों का हो, चाहे सारी जो भी पेशेंट्स, हमने घर घर सर्वे करवाया है जी। प्रशासन ने तय कर रखा है, स्टेट गवर्नमेंट ने। लेकिन इन पीओज को 3-3 बार हमने जब मीटिंग ली तो हमने एक एक मूवमेंट हर रोज कंट्रोल रूम को बताने के लिए इनको डायरेक्शन दिए हैं। इसलिए हमारे यहाँ प्रैक्टिकल में वैक्सीन भी शुरू हो गई है। इसके अलावा तीसरी जो संभावित लहर है उसका भी मुकाबला करने के लिए अभी से हमने प्रयास शुरू कर दिया। मैंने खुद मेरे विधायकों से 4 करोड़ रुपए की राशि, ये जो हमारे चिकित्सालयों के जो जितने भी मेरे सरकारी चिकित्सालय हैं इनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि मैंने विधायकों से स्वीकृत कराई। वित्तीय स्वीकृति निकल गई उसकी। 9 एम्बुलेंस दूंगा मेरे यहाँ, मेरे विधानसभा में। इसके अलावा 2 जगह बिचौन और फागी हमने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी लगाए हैं कि ये जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आई थी, जब वहीं ऑक्सीजन हवा से ऑक्सीजन जनरेट होगी, पाइपलाइन से उन आईसीयू बेडों पे जाएगी, तो ये पूरे से मैंने जो उपकरण, आवश्यक उपकरण थे, 4 करोड़ रुपए मेरे विधायकों से जिला कलेक्टर ने स्वीकृति जारी कर दी। वो 3rd फेज जो संभावित बता रहे हैं कि तीसरी लहर आ सकती है, बहुत खतरनाक लहर आ सकती है, उसमें भी हमने कमर कस ली है। और मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत बेहतरीन ढंग से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो ताकत दी है जनप्रतिनिधियों को, आम आदमियों को, उस ताकत से हम कोरोना को पूरी तरह से हराएंगे और यहाँ से भगाएंगे। जी सर, देखा जाए तो आप काफी सराहनीय काम भी कर रहे हैं, कोरोना को लेकर भी काम कर रहे हैं, चाहे वो रोजगार की बात हो, महिलाओं को भी आप सबसे आगे लेके जा रहे हैं, रोजगार के अंदर भी ये काफी बेहतर काम कर रहे हैं आप। लेकिन दूसरा देखा जाए, दूसरी तरफ टीके की बात करी जाए तो आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर दूदू और फागी की तरफ देखे तो टीकाकरण कितना हो चुका है अब तक, और टीके की कितनी समस्या देखी? देखिए, मैंने खुद ने मेरे विधायकों से इस टीके के लिए, वैक्सीन के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री जी के कोविड कोष में दी है हमने। मेरे यहाँ 45 साल से जो ऊपर के लोग थे, जयपुर जिले में हमारा पहला स्थान था। हमने टीके लगवाए, टीकों की थोड़ी बहुत वैक्सीन की कमी आई। अब जो 18 साल से ऊपर, 18 साल से 44 साल के जो युवा हैं हमारे क्षेत्र के, वो हमारे यहाँ लगना शुरू हो गया है टीका। अभी CSC पे हमने जितना हमें मिल रहा है, हमारा प्रयास है कि हमारे नौजवानों को सबको हम जितनी जल्दी लगाएं, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। अगर हमें प्रशासन हमें उपलब्ध कराते हैं वैक्सीन, तो मैं दावे से कह सकता हूँ मेरा राजस्थान में, मेरे क्षेत्र का, क्योंकि इतनी जागृति पैदा कर रखी है हमने कि नहीं मेरे यहाँ कोई टीका लगाने के लिए मना करता है, न टीके के लिए कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत है। लेकिन अगर टीका हमें उपलब्ध करा दिया जाता है तो हम हमारे सब युवाओं को जल्दी टीका लगा लेंगे। अभी जिस मात्रा में हमें उपलब्ध कराए हैं, हमारे यहाँ शुरू कर दिया है। जी, ब्लैक फंगस को लेकर आपने क्या कुछ तैयारियां करी है? क्योंकि कोरोना को लेकर जिस प्रकार से आपने आपके क्षेत्र के लोगों के अंदर जागरूकता भी फैलाई है, लोग भी काफी सतर्क हैं, तो तीसरी लहर भी बच्चों के लिए काफी खतरनाक साबित हो रही है, उसके लिए भी आपने तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। लेकिन ब्लैक फंगस, उसको लेकर आपने क्या कुछ करना शुरू किया? देखिए, अभी ब्लैक फंगस के जो पेशेंट हैं जी, कुछ रेयर आए हमारे यहाँ जी, लेकिन यहाँ मेरे यहाँ दूदू उप जिला अस्पताल है, वहाँ बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर भी अपॉइंट किए हुए हैं। इसके अलावा फागी को भी मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा में, जो मेरी फागी CSC है, उसको भी उप जिला अस्पताल कर रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में बजट घोषणा में शामिल किया है। तो मेरे यहाँ एक तो जितने भी स्टाफ है, चिकित्सक हैं, नर्सिंग स्टाफ है, जयपुर जिले का दूर दराज का एरिया है, इसके बावजूद भी मैं पूरी तरह जागरूक रहा हूँ
चिकित्सा मंत्री जी का विशेष स्नेह रहा है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी हमारे यहाँ एक बार लोकसभा के MP रहे हैं और अजमेर में हमारा असेंबली आती है, इसलिए मुझे ये उनके विभाग से कोई प्रॉब्लम नहीं आती किसी भी तरह की, कोई स्टाफ लगाने का हो, डॉक्टर लगाने का हो। अभी बीच में जब जयपुर में बहुत बड़ा फैलाव हो गया कोरोना का, तो हमारे कुछ प्रतिनियुक्ति पर जयपुर लगाए गए थे। उसको भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी अनुरोध किया, शिक्षा मंत्री के यहाँ भी अनुरोध किया कि जब मेरे यहाँ खुद के क्षेत्र में हमने 3 कोविड केयर सेंटर शुरू किए हैं और फिर उसमें भामाशाहों के सहयोग भी उसमें शामिल है। एक तो सरकार अपनी तरफ से शुरू करे, एक सरकार भामाशाह मिलकर चलाए, तो उसका एक अलग अर्थ निकलता है। तो ऐसी स्थिति में हम पूरी तरह निश्चिंत होना चाहते थे और हम निश्चिंत हो गए कि हमारे यहाँ कोविड केयर सेंटर भी चले अपने आप, CSC के आउटडोर भी चले, PSC के भी चले, और कोरोना संबंधी किसी आदमी को अब बहुत ज़्यादा कोई सीरियस होता है कोई पेशेंट, तो ये हम रेफर होने देंगे। अदरवाइज कोरोना का कोई पेशेंट हो, हमारे कोविड सेंटर पर जो भामाशाह और सरकार द्वारा हमने शुरू किया है उसमें सब तरह से उसको सुविधा उपलब्ध है। इंजेक्शंस हैं, मेडिसिन्स हैं, ऑक्सीजन्स हैं। इवन मेरे यहाँ भामाशाहों ने आज 3 कोविड केयर सेंटरों पर करीब 18 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर आज हमारे यहाँ उपलब्ध है। करीब 22 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर तो मेरे यहाँ भामाशाह ने दिया है और सरकार ने भी दिया है। तो एक कोविड केयर सेंटर पर 18 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर वहाँ उपस्थित मौजूद रखना कि जो ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो खुद ही ऑक्सीजन बनाते हैं। इसलिए पूरी तैयारी कर रखी है, आगामी की भी तैयारी कर रखी है हमने। सारे हॉस्पिटल्स को, मेरे यहाँ जितने हॉस्पिटल्स हैं, PSC, CSC, उज्ज्वला अस्पताल, सबको मैंने जो सजेस्ट किया है CHO ने, वो उपकरण उपलब्ध करा रहा हूँ, उनके लिए राशि दी है। और मैं ये समझ सकता हूँ राज्य में मैं जो है विधायक कोष पहली फेज में मैंने 2 करोड़ 5 लाख रुपए इस कोरोना के समय में विधायक कोष से दिए, 3 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए विधायक कोष से दिए। अब 4 करोड़ रुपए की मैंने जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए वो विधायक कोष से दिए। एक तरह से ये पूरा मेरा 15वीं विधानसभा का जो समय है, इसका जितना विधायक कोष है मैंने पूरा का पूरा हेल्थ पे खर्च किया है, लोगों की जान माल को बचाने के लिए खर्च किया है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ अब तीसरी लहर आए, कभी भी आए, वो मजबूती से उसका मुकाबला करेंगे और कहीं भी हमारे बच्चों को, बुजुर्गों को इस कोरोना से उनकी जान की हानि नहीं होने देंगे। सर, दूदू के अंदर आप और फागी के अंदर समीक्षा बैठकें भी कर रहे हैं, लगातार जागरूकता भी फैला रहे हैं लोगों के बीच में, लेकिन विपक्ष का कहना है जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की एक बार तो इस तरीके से लहर गुजरी कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना काफी तेजी से फैलने लग गया। दूदू के अंदर क्या स्थिति है कोरोना को लेकर? देखिए, हमारे साथ कुंभ के मेले में बहुत से लोग बिना प्रशासन को बताए और कुंभ के मेले में चले गए। वो जब वापस लौट कर आए तो जो सरकारी गाइडलाइन थी उसके अनुसार कम संख्या में शादी भी हो रही थी। उस समय संपूर्ण लॉकडाउन भी नहीं लगा था। तो वो कुंभ के मेले से लौटकर आना, अचानक हमारे यहाँ कोरोना के पेशेंट बढ़ गए। हमने टेस्ट शुरू से ध्यान दे रखा है इस मामले में। अभी भी 9 मीटिंग ले चुका हूँ, आप समझिए। आप 3 मीटिंग प्रत्येक तहसील की मैंने मीटिंग ली है। उसमें जोर दिया है POs को, जो प्रिंसिपल से विद्यालयों के, कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होने चाहिए। जिसके खांसी जुकाम भी है, हर हालत में वो चाहे PSC जाए, चाहे CSC जाए, चाहे कोविड केयर सेंटर जाए, चाहे उपजिला अस्पताल जाए,
लेकिन उसकी पर्ची देखिए परामर्श लेने की, वो हॉस्पिटल में गया कि नहीं गया है। और इन तीनों कोविड केयर सेंटरों में हमने ये कोविड का जो टेस्ट है, तीनों जगह हमारे किट रख दिए गए हैं। 15 से 30 मिनट में अगर वहाँ कोई पहुँचता है 24 आवर्स वो अपनी जांच कराता है जी। तो उसको ये पता पड़ जाएगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके अलावा मैं ये कह सकता हूँ, हमने पूरी जागरूकता के साथ एक के घर में मैंने करीब 1000 होल्डिंग्स लगाए थे कोरोना के संबंध में। मैंने 2000 बैनर्स लगाए थे कोरोना के संबंध में। और आंगनवाड़ी को बहनों को हमने बहुत सहयोग लिया था, कोरोना से कैसे बचें। हर घर में आंगनवाड़ी की बहनों से हमने पंपलेट बंटवाए थे, कोरोना के क्या लक्षण है, इसे कैसे बचा सकता है, क्या सावधानी रखी जा सकती है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ, जब पूरा विधायक कोष ही मैंने कोरोना में लगा दिया, मैंने अपने आप की परवाह नहीं करी। मैंने लोगों में जागृति पैदा करने के लिए पिछली बार जब फर्स्ट फेज था, मैं 60 ग्राम पंचायतों में गया था और वहाँ जाकर हर पंचायत को 2-2, 2,500, 3-3 हज़ार मास्क मैंने महिला बाल विकास के आंगनबाड़ी की बहनों को दिया। मैंने अपनी तरफ से एक मास्क वितरण नहीं किया। और मैंने वहाँ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे, सरपंच वगैरह, उनसे घोषणा कराई, कुछ 4-4.5 लाख मास्क वितरण किए थे उसमें। और हमारा कॉन्सेप्ट था हर घर में देकर आओ ये मास्क, चाहे उसके पास कितनी मास्क की व्यवस्था हो, लेकिन वो सोचने के लिए मजबूर हो कि यार हमारे पास पर्याप्त संसाधन है। इसके बाद भी विधायक हमारे को ये पंपलेट अपने घर में भी, हमारे घर में भेजा है और ये मास्क हमारे को उपलब्ध करवाया है। मैंने इस बार भी लोगों को जागृत करने के लिए 2 बार 45 हज़ार लोगों को 2 बार मैंने वॉइस कॉल मैसेज किया है मेरी आवाज़ से। रिक्वेस्ट करिए कैसे बचाया जा सकता है। यही कारण है कि जब 45 से ऊपर वालों की जब ये वैक्सीन का दौर शुरू हुआ तो एकदम से हम फर्स्ट नंबर पर चले। सबसे पहले हमने वैक्सीन करवाया उस जागृति का। और उस जागृति की वजह से कह सकता हूँ, एक तो हमारे लोगों की जो निष्ठा है ना, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को है अथा एतबार करते हैं हम लोग, अथा लगाव। एक एक व्यक्ति हमारे क्षेत्र का, चाहे किसी पार्टी का हो, उनको ये एतबार है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ये बाबूलाल नागर, हम कैसी परिस्थिति आ जाए हमारे को इस सब से बचाएगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा 9 मई को मां नरेगा योजना का लाभ देता, इसके बाद नरेगा बंद कर दी। जयपुर जिले में 58,000 नरेगा में श्रमिक काम कर रहे थे 9 मई को। उसमें से 15 पंचायत समिति थी। 13 पंचायत समितियों में 18,500 लोग नरेगा पर श्रमिक काम कर रहे थे। और केवल मेरी अकेली विधानसभा दूध और फागी पंचायत समिति में 39,500 लोग काम कर रहे थे। तो आपको समझना पड़ेगा कि अकेले विधानसभा में 58,000 में 39,500 लोग नरेगा पर लग रहे थे। इसलिए हम 2 तरीके से, एक इलाज देके, जागृति पैदा करके, लोगों में जागृति लाकर, दूसरा इस महानरेगा से रोजगार देके। जब व्यक्ति को रोजगार मिलता है ना, जब ये निश्चिंता हो जाती है कि उसके परिवार में कोई भूखा आदमी नहीं सोएगा, तो आदमी में इस बीमारी से लड़ने की आत्मबल आ जाता है। अभी भी आपसे मैं कह रहा हूँ, अब नरेगा कल से चालू होगा। पूरे जयपुर जिले में जितनी सीलिंग है, जितने लोग मजदूरी पर लगेंगे, 80% केवल मेरी विधानसभा में लगेंगे। क्योंकि हम शुरू से प्लानिंग से काम करते हैं। शुरू से हमने प्लानिंग से काम किया। इस लॉकडाउन का भी हमने इसको यूज किया। सरकार ने नरेगा बंद करी, उस समय को भी हमने यूज किया और उसका फायदा उठाया हमने। 2100 से भी ज़्यादा आज एक विधानसभा में नरेगा योजना में कार्य करता है। 20-20 लोग काम पे लगेंगे। सबको मास्क तैयार कर दिया हमने, भेज दिया पंचायतों में। जब नरेगा पे लगेंगे तो लेबर को जब लगाएंगे, श्रमिक को मास्क भी देंगे आपको। तो हमारा पूरी जागरूकता के साथ
सरकारी प्रयास, व्यक्तिगत प्रयास से पूरी तैयारी हमने कर रखी है और ज़बरदस्त तरीके से आज कल के बाद जनता को ये पूरा एतबार कर देंगे कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो कोरोना पैदा हो रहा है, संभावित तीसरी लहर पता नहीं कब आएगी, लेकिन जो सबसे बड़ी कोरोना के साथ साथ रोटी रोजी का जो मामला था उसमें हम सफल हो जाएंगे और लोगों को रोजगार उपलब्ध करा देंगे। जी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं कि बाबूलाल नागर ने बताया कि ये लोग कोरोना काल के बीच में भी रोजगार, जो ये सबसे जरूरी होता है जहाँ पे सारे काम बंद हो जाते हैं, लेकिन उसी के बीच में हम रोजगार भी दे रहे हैं लोगों को। नरेगा जो योजना है उसके तहत सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, वो इनके क्षेत्र में महिलाएं सबसे ज्यादा पाई जाएंगी जो इस रोजगार के अंदर जो उनको कार्य दिया जाएगा, उनको काम दिया जाएगा, महिलाएं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विपक्ष का एक आरोप है कि ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान सरकार कोरोना के आंकड़े छुपा रही है, और जब दूदू की बात करें तो वहां पर अभी एक हफ्ते का पहले का ही आंकड़ा है 359 पॉजिटिव केस आए थे और शायद 11 मौतें हुई थी। देखिए, मौतें ज़्यादा भी हो सकती हैं क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे कि हो सकता है उन्होंने जांच ही नहीं कराई हो, इलाज नहीं लिया हो, क्योंकि ये जो अचानक कोरोना का इतना प्रकोप बढ़ गया था जी। कि सरकारी क्या निजी हॉस्पिटलों में बेड मिलना बंद हो गए थे। मैंने ये दौर देखा इस बार कि पेशेंट फोन करके कह रहा है मुझे आईसीयू चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, मुझे इंजेक्शन चाहिए, मेरी ऑक्सीजन बहुत लो हो गई है, मुझे तत्काल एडमिशन चाहिए। पूरा प्रयास किया हमने, सरकारी हॉस्पिटल में, निजी हॉस्पिटल में पूरा प्रयास किया। कुछ हद तक कामयाब हुए, लेकिन कुछ हद कामयाब होने के बाद भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम समय पर जब जरूरत थी इलाज की, जब जरूरत ऑक्सीजन की थी, सबको नहीं दिला पाए। यही कारण है कि सबसे पहले जयपुर जिले में 3 कोविड केयर सेंटर हमने शुरू किए। तीनों जो अप टू डेट व्यवस्था करी, मतलब मरीज का खाना, उसके अटेंडेंट का खाना, चाय नाश्ता, इंजेक्शन, ऑक्सीजन, फ्रूट्स, नाश्ता, कुछ भी सब फ्री। और इन पीओज को मोबिलाइज किया है कि एक भी व्यक्ति जिसके खांसी जुकाम है, आपको ये रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, उसको जाके जगाना पड़ेगा, उसे कहना पड़ेगा कि आपको आवश्यक रूप से जाना ही पड़ेगा, चाहे पीएचसी जाओ, चाहे सीएचसी जाओ, चाहे उपजिला अस्पताल जाओ, चाहे कोविड केयर सेंटर पे जाओ। इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जांचें में कोई हम लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन जितनी जांचें होनी चाहिए उतनी जांचें हम नहीं करा पाए। अब वापिस हमने इस पर ध्यान दिया है क्योंकि एक दौर ऐसा आ गया कि जितनी जांचें करा रहे हैं उसमें 30% 40% लोग पॉजिटिव आने लग गए। अचानक लोग डरने लग गए जब जयपुर जैसे शहर में, राजस्थान की राजधानी में जब बेड नहीं मिल रहा है, जब इंजेक्शन में दिक्कत आ रही है, ऑक्सीजन सिलेंडरों में दिक्कत आ रही थी, तो एक तरह से लोगों में भय सा पैदा हो गया। लेकिन हमने पूरी सतर्कता से काम किया और प्रशासन, जिला प्रशासन ने भी पूरा सहयोग दिया हम लोगों को और कुछ हद तक हम कामयाब हुए। लेकिन जहाँ तक ये कह रहे हैं कि जांच आंकड़े छुपा रहे, मैं नहीं मानता इस बात। ये तो मान सकता हूँ कि जितनी जांचें होनी चाहिए, जितने टेस्ट होने चाहिए, उतने टेस्ट नहीं हुए। हमने किट भी बांटे हैं बहुत बड़ी तादाद में। हमारी आंगनबाड़ी की एएनएम्स, हमारी जो बहनें हैं, एक एक घर गई हैं, सबकी रिपोर्ट बनाई है। कुछ हमें ये भी परेशानी आई है, कई लोग जैसे इन सर्वे करने वाली जो टीम है, कई ने इनका विरोध भी किया, कई लोगों ने पूरे आंकड़े नहीं उपलब्ध कराए, कई लोग पॉजिटिव होने के बाद भी जब उन्होंने जांच नहीं कराई तो वो पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही खत्म हो गई उनसे और वो फैलता रहा, परिवार के लोगों को फैला दिया। इसके बाद जैसे कुछ मौतें ऑथेंटिक जब ये जानकारी में आई कि कोरोना की वजह से ये डेथ हुई है, तब हमने पूरे प्रशासन की मीटिंग लेकर उनको पाबंद किया कि जिस भी परिवार में डेथ होती है
उसके संपूर्ण परिवार की अपने को कोविड की रिपोर्ट अवश्य रूप से करानी है। और मैंने फॉलो भी किया इस बात को। मेरे दूधू के एसडीएम ने बहुत मॉनिटरिंग करी, तो हमने सबकी जांचें भी कराई। जहाँ तक जांच छुपाने का मामला है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन इस बात से जरूर सहमत हूँ, जितनी जांचें होनी चाहिए थी उतनी जांचें हम नहीं कर पाए, लेकिन छुपाने का कोई मामला नहीं है। जी। किसान आंदोलन की बात की जाए तो आंदोलनकारी किसान है, वो लगातार 6-7 महीने से बॉर्डर्स पे बैठे हैं, सड़कों पे बैठे हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो 26 मई को अभी हाल ही में किसानों ने काला दिवस मनाया। तो क्या लगता है आपको कि उनका 26 तारीख को ऐसे कोरोना महामारी के काल में, कोरोना के ऐसे दौर में जहां पर लोग परेशान हो रहे हैं, किसान जो है बैठे हुए हैं सड़कों पे, वो भी पॉजिटिव आ गए, कई लोगों की मृत्यु हो गई है, तो ऐसे में ये दिवस मनाना जरूरी था, भीड़ एकत्रित करनी जरूरी थी? देखिए, ये जो समस्या पैदा हुई जी, ये केंद्र सरकार की दूरदृष्टा जो सोच था, समय पे जो लोगों को विश्वास में नहीं लिया, उसका ये परिणाम है। क्योंकि जब किसान, आपको मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे दुनिया में उदारीकरण का दौर आया। अमेरिका जैसे देश में उदारीकरण के दौर को बर्दाश्त नहीं कर पाया अमेरिका, महाशक्ति थी, 150 बैंक बंद हो गए। लेकिन हमारे प्रदेश देश में हमारी यूपीए गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। क्योंकि हमारे लोग खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उस उदारीकरण दौर को भी हमने आराम से उसका मुकाबला किया। अब कोरोना महामारी आई, बड़े बड़े देश और बिजनेसमैन बड़े बड़े हिल गए, तहस हो गए। कईयों की तो ऐसी हालत हो गई कि आज तक वो नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि ये जो किसान है, इसने कोरोना का भी मुकाबला किया, इसने पैदा भी किया, अपनी उपज भी पैदा करी और पहले से भी ज्यादा अनाज पैदा किया। तो ये जो खेती है, ये हमारे देश की ताकत है। 60-70% लोग खेती पर निर्भर करते हैं, और ऐसे दौर में समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार के लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, एनडीए के लोग कह रहे हैं, हम समर्थन मूल्य पर खरीद बंद नहीं करें। मेरे एक बात समझ नहीं बैठ रही, ये छोटी सी बात है, क्यों नहीं सरकार को ये उसमें जो कृषि कानून लेकर आए हैं उसमें ये बात कहनी चाहिए ना कि ये मंडियां हम समाप्त नहीं करेंगे, ये समर्थन मूल्य पर हमारे खरीद होगी, ये खरीद हमेशा चलती रहेगी। तो ये जो भ्रम पैदा हुआ है, जो किसानों में अविश्वास पैदा हुआ है, ये अविश्वास पैदा ही नहीं होता। किसान क्या चाह रहा है आपसे? किसान इतना ही तो चाह रहा है कि हमारी जो ताकत है, मंडियां जहाँ हम फसल लाते हैं, अपने उपज लाते हैं, जहाँ विक्रय कर देते हैं, उनको पैसा मिल जाता है। समर्थन मूल्य पर कोई कैसा ही भाव है, सरकार ने जो दर तय कर दी, उस दर पर समर्थन मूल्य पर वो किसान अपनी फसल दे देता है, तो वो भाव मेंटेन रहता है। उसको जो अपनी लागत है उसका पूरा पैसा तो नहीं मिलता है, लेकिन कुछ हद तक वो उसको अपने उपज का पैसा मिल जाता है। अब ये जानबूझकर इस एनडीए की सरकार ने, मोदी जी ने इस देश के किसानों में भ्रम पैदा कर दिया। अब आदमी क्या नहीं कर सकता है। मैंने आपसे कहा कि कोरोना महामारी है, इसमें इलाज की जरूरत है, इस बीमारी को फैलने से रोकने की जरूरत है, लेकिन साथ साथ रोटी भी तो चाहिए। ऐसा नहीं हो कहीं इलाज की वजह से तो मरे नहीं मरे, और कहीं हमारा रोटी का जुगाड़ नहीं होगा बाल बच्चों का, तो कहीं भूख से मर जाएंगे। तो यही बात है, जब लगा किसान को अविश्वास पैदा हो गया, उसका एतबार खत्म हो गया, तो बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से उसने अपना पक्ष रखा। लेकिन आज तक इवन न्यायालय ने एक्सेप्ट किया, लेकिन आज तक क्या फर्क पड़ रहा है? अगर पार्लियामेंट में कोई बिल लेकर आ गए हो तो दोबारा बिल ले आओ ना आप, और पार्लियामेंट में संशोधन कर दो उस बिल को, लाके दूसरा पेश कर दो।
और यही तो गारंटी दे दो किसानों को कि ये मंडियाँ रहेंगी चालू हमेशा, समर्थन मूल्य पर हमेशा खरीद रहेगी, किसानों को जो जो कन्फ्यूजन है, जो जो डाउट है, उसको दुरुस्त कर दिया जाए। लेकिन जानबूझकर केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने किस षड्यंत्र से ऐसा क्यों किया है? इसलिए मैं ये मानता हूँ कि कोरोना महामारी में काला दिवस मनाया एक तरह से गलत सा लग रहा है, लेकिन बिना बीमारी अगर किसान असुरक्षित हो जाएगा और मर जाएगा, उसको लगेगा कि मेरे बच्चे कहाँ से पाल पोस करूँगा मैं, इस खेती को मैं रात दिन मेहनत करके कितना ही, कभी अतिवृष्टि अतिवृष्टि आती है, कभी कम बरसात आती है, कभी ज़्यादा आती है, कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी सर्दी लग जाती है, एक बार दुख सुख पाके एक बार फसल खराब हो जाती है, दूसरी फसल ठीक हो जाती है, उसकी भरपाई हो जाती है। जब वो अपने आप को ऐसे समझने लग गया, उसका तो जीवन इसी पर टिका हुआ है। तो मैं समझता हूँ एक प्रतीक के रूप में काला दिवस मनाया, विरोध किया इस कानून का, लेकिन बहुत कोरोना गाइडलाइन की एक तरह से कुछ हद तक पालना करी। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे नहीं हुए, सड़कों पे नहीं आए। अभी कोरोना की इस समय जो प्रकोप बढ़ा है इसका, तो मैं समझता हूँ, लेकिन उनके काला दिवस जो उन्होंने मनाया, उन्होंने और सावधानी बरतते हुए ध्यान रखने की आवश्यकता थी, लेकिन उनका जो सोच था, एक मैसेज देना था गवर्नमेंट को, उन्होंने अच्छा किया। जी हाँ, बिल्कुल देखा जाए तो हालांकि भीड़ एकत्रित करना कोरोना के काल में ये थोड़ा सा गलत हो गया था वो साइड, लेकिन उनका हक है ये आंदोलन करना, उनकी मांगे जो भी है। तो देखा जाए, एक आखिरी सवाल बाबूलाल जी, तो केंद्र सरकार के 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं, मोदी सरकार के, तो उन्हें आप किस तरह से देखते हैं, उनके कार्यों को? देखिए, जो ये एनडीए गवर्नमेंट के 7 साल पूरे हो गए, जो वादे करके, वो वादे जैसे हिंदुस्तान की जनता भ्रमित हो गई। हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, हम काला धन लाएंगे जो विदेशों में जमा है, और इतना काला धन है कि हर परिवार को 15 लाख रुपए देंगे। अब गरीब आदमी 15 लाख रुपए की बात सुनकर एकदम काला चुप हो गया। 2 करोड़ रोजगार देने की बात सुनकर नौजवान बह गए, और नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे बहुमत से हो 5 साल उन्होंने निकाले। कुछ निर्णय ऐसे भी थे जिसमें लोगों को लग रहा था, जैसे नोटबंदी, जीएसटी। नोटबंदी ने हिला के रख दिया हिंदुस्तान को। जीएसटी में भी कई इस तरह के मामले थे, लेकिन कई बार क्या होता है, कई लोग खुश होते हैं जब बड़े बड़े लोगों को लगता है उनकी फैक्ट्री के ताले बंद हो रहे हैं, तो साधारण गरीब आदमी सोचता है कि ये इतने टाइम से जुल्म कर रहे थे, इतने टाइम से इन्होंने अत्याचार किए हैं, हमारी मेहनत मजदूरी का फायदा उठाया है, चलो इन पर अंकुश लगा, तो कुछ सनिक बह गए। लेकिन इस कोरोना ने पूरी तरह से केंद्र सरकार के और नरेंद्र मोदी जी को पूरी तरह से, इनका जो असली चेहरा था, मुखौटा था, वो जनता के सामने आ गया। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, आप कुछ सोचिए, 80 90 देशों को, हमारे यहाँ वैक्सीन नहीं है, नौजवान त्राई कर रहा है, केंद्र सरकार ने इसको अपने अंडर में ले लिया है, ऑक्सीजन को अपने अंडर में ले लिया है, हमारा नौजवान तरस रहा है, और हम दूसरे देशों में वैक्सीन भेज रहे हैं। कौन मना कर रहा है? दूसरे देशों में भेजिए ना, अरे पहले हमारे नौजवानों को तो सुरक्षित कर लीजिए। तो ये जो रूप देखने को मिला, ताली बजवाली, थाली बजवाली, दिए जलवा लिए, टाइम मांग लिया जनता से, 90 दिन मांग लिए, लेकिन अब धीरे धीरे जनता का भ्रम दूर हो गया। मैं तो ये कह सकता हूँ, मोदी जी ने भ्रमित करके, मोदी जी के जो उद्योगपति मित्र हैं
उनके पैसे से सोशल मीडिया, विज्ञापन, उससे लोगों को भ्रमित किया। लेकिन अब आगे चलने वाला मामला नहीं है। मोदी जी का अस्त होना तय है। अब आने वाले समय में, क्योंकि कार की आंधी एक ही बार चढ़ती है, यहाँ तो मोदी जी की 2 बार चढ़ गई। वो इतने तगड़े आर्टिस्ट हैं, इतने तगड़े भ्रमित करने वाले नेता हैं। एक बार की जगह काट की आंधी उन्होंने 2 बार चढ़ा दी और 2 बार चढ़ गई। लेकिन अब तीसरी बार काट की आंधी चढ़ेगी नहीं। और मोदी जी का ये जो कार्यकाल है पूरी तरह से फ्लॉप कार्यकाल। आज महंगाई का दौर देखिए। मैं राजस्थान का खाद्य मंत्री था, यूपीए गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। उस जमाने में आपका जो कच्चा माल है इस पेट्रोल बनाने का, ये $140। तब पेट्रोल का क्या भाव था? 50 रुपये। आज उस कच्चे का आज भाव क्या है? $50। और आज भाव क्या हो गया? 100 रुपये कूद गया है पेट्रोल का। अकेला डीजल पेट्रोल ही इस एक चीज को इसने महंगा कर दिया। जब आपका डीजल पेट्रोल महंगा आएगा तो परिवहन में आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। जब परिवहन जो बनने में लगेगा तो मैन्युफैक्चर को भी पैसा ज़्यादा लगेगा, उनको भी भुगतान करना पड़ेगा। तो कुल मिला के महंगाई का जो दौर, उस जमाने में 470 रुपये एक गैस का सिलेंडर आता था। आज गैस के सिलेंडर की कीमत, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने महंगाई पर कोई ध्यान नहीं दिया, अंकुश नहीं लगाया। कुछ अपने उद्योगपति मित्रों के, आप देख रहे हो जैसे रिलायंस का फोन आया था, फ्री में दे रहे थे, 500 रुपये में, 400 रुपये में, इनकमिंग आउटगोइंग सब फ्री। आज उनकी क्या पोजीशन आ रही है। इसलिए एक तरफ मोदी जी ने कुछ सपने दिखाने का प्रयास किया, लेकिन जब दूरगामी उनका ये नीति थी वो फ्लॉप हो गई, पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। तो ये थे हमारे साथ विधायक बाबूलाल नागर और पूर्व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, जिन्होंने पूरी तरीके से हमारे साथ खास बातचीत में बताया कि किस प्रकार से ये इस कोरोना के समय में भी पूरी तरीके से ग्राउंड पर आके काम कर रहे हैं पूरी तैयारियों के साथ। ये चाहे तीसरी लहर भी आने वाली हो, उसको भी लेकर इन्होंने पहले से पूरी तैयारियां कर रखी है। और आगे की तरफ देखा जाए तो ये सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे और अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों की चाहे मदद हो, किसी भी तरीके से जो भी समस्या है उनके लिए हमेशा जागरूक रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ छवि फागना, जयपुर।